हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर के आए हैं यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम लोग जो कल हम लोग देख रहे थे डायमेंशंस के बारे में, तो डायमेंशंस और डायमेंशनल इक्वेशंस और डायमेंशनल फार्मूला हम लोग निकाला था। डायमेंशनल फार्मूले का जो डायमेंशनल इक्वेशन है या डायमेंशनल फार्मूला है उसका यूजेस क्या क्या है, उसके जो है प्रयोग क्या क्या होंगे, वो आज हम लोग देखेंगे। तो डायमेंशनल एनालिसिस जो है उसका यूज़ क्या क्या है उसके बारे में जानकारी हम लोग लेंगे आज। ठीक है, तो उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। तो डायमेंशनल इक्वेशन जो है समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक हमने एग्जांपल लिया है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ली है। जो एक्स डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, मान लीजिए एक पार्टिकल है, जो एक पार्टिकल है वो टी टाइम में एक्स डिस्प्लेसमेंट करता है या डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, एक पार्टिकल है जो टी टाइम में, स्मॉल टी टाइम में स्मॉल एक्स डिस्टेंस कवर करता है। तो x इज इक्वल टू इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो डिस्टेंस का जो इक्वेशन आएगा वो x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। तो अब यहाँ पर ये देखना होगा कि आखिर डायमेंशनल इक्वेशन किसे कहेंगे। अगर हम क्या करें कि ये फिजिकल क्वांटिटी, देखिए एक फिजिकल क्वांटिटी आपकी x है और ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं 1 2 3 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ अलग अलग लिखी हुई हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है x जो है वो कई सारे टर्म्स के रूप में लिखी हुई है। कई सारे टर्म्स को हम इसमें ऐड करके एक फिजिकल क्वांटिटी x बनाई हुई है। तो अगर हम इस फिजिकल क्वांटिटी को, इस फिजिकल क्वांटिटी के दोनों तरफ डायमेंशंस के टर्म्स में इसको हम लिखें, रिप्रेजेंट करें, यानी x को डायमेंशन के टर्म में रिप्रेजेंट करें और जो RHS है, LHS को और RHS को दोनों को डायमेंशन, जो डायमेंशनल फार्मूला है उसके टर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो वो जो इक्वेशन बनेगी उसको हम लोग कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। फिर से समझ लीजिए, LHS और RHS, LHS को डायमेंशनल फार्मूले के टर्म में लिखें और RHS को डायमेंशनल फार्मूले के टर्म में लिखें तो एक इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक दूसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि अगर हम एक इक्वेशन के दोनों तरफ डायमेंशंस को लिखें, एक इक्वेशन के दोनों तरफ के डायमेंशंस को लिखें तो दोनों तरफ की डायमेंशन जो है वो बराबर होनी चाहिए। यानी कि जैसे हम इधर मान लें कि एम एल टी के कुछ पार्ट्स आएंगी और राइट हैंड साइड में भी एम एल टी की कुछ पार्ट्स आएंगी, तो दोनों तरफ की जो डायमेंशंस हैं वो डायमेंशंस बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम RHS में कई सारे टर्म है, LHS में भी कई सारे टर्म हो सकते हैं, RHS में भी कई सारे टर्म हो सकते हैं। तो जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पर, जैसे ये A टर्म है, BT टर्म है, CT टर्म है, DT क्यूब टर्म है। एक टर्म देखिए यहाँ पर ये है RHS में, एक टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है और चौथा टर्म ये है। तो इसमें जितने भी टर्म्स हैं इन सारे टर्म्स के डायमेंशंस एक समान होने चाहिए। पहली बात, इन सभी टर्म्स के डायमेंशंस अगर हम इंडिविजुअली अलग अलग निकालें तो A का डायमेंशन वही होगा जो BT का होगा, वही डायमेंशन CT स्क्वायर का होगा, वही डायमेंशन DT क्यूब का होगा। ठीक है, और इनका जो डायमेंशन होगा, यानी इनका डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ CT स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ DT क्यूब होगा। और इसकी वैल्यू, जो डायमेंशन की वैल्यू है वो डायमेंशन ऑफ x की डायमेंशन की वैल्यू के बराबर होगा। यानी x का डायमेंशन वही होगा जो A का डायमेंशन होगा, जो BT का डायमेंशन होगा, जो CT स्क्वायर का डायमेंशन होगा, जो DT क्यूब का डायमेंशन होगा। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जो लेफ्ट हैंड की डायमेंशन है वो राइट हैंड की डायमेंशन के बराबर होंगी। किसी भी इक्वेशन में अगर फिजिकल क्वांटिटी है, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो कई अन्य फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। एक फिजिकल क्वांटिटी ये x है, ये बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। तो उनमें जितने भी टर्म्स आएंगे, उन सारे टर्म्स की जो डायमेंशन है वो एक समान होगी और वो डायमेंशन लेफ्ट हैंड की डायमेंशन के बराबर होगी। ठीक है, तो यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। ठीक है, यानी कि कोई भी इक्वेशन अगर हम कहें तो इक्वेशन को अगर हम बैलेंस कहें कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर लेफ्ट हैंड की और राइट हैंड की डायमेंशंस एक समान है तो इसका मतलब है कि जो दी गई फिजिकल क्वांटिटी होगी वो डायमेंशनली करेक्ट होगी। जैसे
हम कहें v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, तो इसका मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी v का जो डायमेंशन होगा वही u का डायमेंशन होगा। देखिए यहाँ पर u क्या है, ये भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, और ए टी, ए क्या है, एक्सेलरेशन, और इंटू टी कर देंगे तो ये वेलोसिटी बन जाएगा। तो इसका डायमेंशन देखिए, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन एक समान है, तो हम कहेंगे ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की सहायता से हम देखिए क्या कर सकते हैं कि अगर हमें कोई इक्वेशन दे दी जाए, कोई एक रैंडम फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाए और उस फिजिकल क्वांटिटी को दिखाएं कि कई और अन्य फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसकी हम डायमेंशनल एनालिसिस करके ये पता लगा सकते हैं कि वो इक्वेशन करेक्ट है कि करेक्ट नहीं है, यानी कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, बाकी और एनालिटिकली होगी नहीं होगी वो अलग बात है। पहली बात हम यहाँ पर देखेंगे डायमेंशनली कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो फिजिक्स में ये जरूर देखा जाता है कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है या कोई भी सूत्र, जिसको हम साधारण भाषा में कहें कि भौतिक शास्त्र में या भौतिकी में जो भी सूत्र होगा, वो कोई भी सूत्र होगा वो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि ये सूत्र हमें दिया गया v बराबर यू प्लस ए टी, जो हम जानते हैं कि न्यूटन के सिद्धांत से निकाल के लाए हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आएगा, तो वहां पर हम ये देखें क्या ये इक्वेशन सत्य है कि नहीं है डायमेंशनल एनालिसिस के आधार पर। तो हम ये चेक कर सकते हैं कैसे कि हम लेफ्ट हैंड की डायमेंशन देखेंगे और राइट हैंड में जितने भी टर्म्स होंगे उन सारे टर्म्स की डायमेंशन निकालेंगे और ये देखेंगे प्रत्येक टर्म की डायमेंशन और राइट हैंड की डायमेंशन लेफ्ट हैंड की डायमेंशन के एक समान है कि नहीं है। यानी कि हम पहला इसका यूज क्या कर सकते हैं, इस डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, पहला क्या काम कर सकते हैं कि डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। कोई भी भौतिक राशि आपको दी जाए, वो भौतिक राशि का किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर करती है, तो उसकी हम डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, डायमेंशनली सही है कि नहीं है, इसकी जांच हम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है कि अगर हमें इतना ये सिद्धांत पता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये वैलिड होता है डायमेंशनल एनालिसिस में, तो इस सिद्धांत के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसमें अगर हमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना हो, जैसे आपसे कहा जाए कि एक टाइम पीरियड है, पेंडुलम का टाइम पीरियड है, एक पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम सिंपल पेंडुलम ले लें, ये एक धागा होता है, यहाँ पर एक पेंडुलम बना देते हैं और ये धागे की लंबाई स्मॉल एन हो जाती है, बॉब जो लगा है यहाँ पर इसका मास स्मॉल एन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लगेगा जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी कहते हैं। ठीक है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होगा, यानी कि जो इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा, वो किस पे निर्भर कर सकता है, एल पर निर्भर कर सकता है, एम पर निर्भर कर सकता है, जी पर निर्भर कर सकता है। लेकिन अब हम ये नहीं पता, हम ये अगर बनाना चाहें, सूत्र बनाना चाहें कि टी का मान किसके बराबर होगा, एल एम और जी की कितनी पार्ट्स होंगी। ठीक है, तो ये फार्मूला एस्टेब्लिश अगर करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके हम लोग फार्मूला भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। कोई एक फिजिकल क्वांटिटी अगर कई अन्य फिजिकल क्वांटिटीज पर निर्भर करती है तो उनके बीच में संबंध स्थापित किए जा सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से। ठीक है, तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज पर, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज पर अगर कोई डिपेंड करती है कोई एक फिजिकल क्वांटिटी, तो उनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। ठीक है, अभी इसको हम एग्जांपल्स के माध्यम से पूरा डिटेल में देखेंगे। तीसरा देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण यूज है कि अगर मान लीजिए एक सिस्टम में, अभी हमने सिस्टम पढ़े थे, एमके सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम या कोई अन्य सिस्टम भी हो सकता है। एक सिस्टम में किसी फिजिकल क्वांटिटी की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है। अब अगर हम सिस्टम चेंज कर दें, जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो अब पूछा जाए इसका प्रति सेकंड कितनी रफ्तार होगी, एक सेकंड में कितने किलोमीटर चल रही है, कितना मीटर चल रही है, तो क्या होगा कि क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये क्या होगा कि एक सिस्टम से जब दूसरे सिस्टम में जाते हैं, एक सिस्टम से जब दूसरे सिस्टम में जाते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी जो है उसमें क्या होता है, यूनिट चेंज हो जाती है। एक यूनिट से जब दूसरे उसमें जाएंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है फिजिकल क्वांटिटी की, है ना। तो वो हम
यहाँ पर कर सकते हैं कि हम टू कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम टू यूनिट्स टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को हम चेंज कर सकते हैं। यूनिट चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, तीनों को अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है लेकर के चलते हैं एग्जाम्पल टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। कोई फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का, तो उसके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना या रिलेशनशिप चेक करना करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ठीक है। तो करेक्टनेस चेक करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी हमने पार्टिकल का एग्जांपल दिया था। देखो अभी हमने कहा कि एक मान लीजिए कोई पार्टिकल है जिसने t टाइम में x डिस्टेंस कवर की हुई है, ठीक है। तो x डिस्टेंस जो कवर की है तो x की वैल्यू है a प्लस बी टी प्लस सॉरी इसमें तो हम लोग चेक कर लेंगे और ये हम लोग दूसरा एग्जाम्पल टाइम पीरियड कर लेते हैं, उससे आसानी से हो जाएगा। मान लीजिए एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है और उसका टाइम पीरियड जो है फॉर्मूला दिया हुआ है t बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट स्मॉल l बाय g, ठीक है, स्मॉल l बाय g। अब ये इक्वेशन करेक्ट है कि गलत है या सही है इसका हमें पता लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है इक्वेशन, इसका हमें पता लगाना है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS है ना, डायमेंशन ऑफ LHS। तो LHS की डायमेंशन अगर देखें तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ t हो जाएगा, टाइम पीरियड की डायमेंशन हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है, t होती है। यहाँ पर देखिए स्मॉल t, इसको कंफ्यूजन ना होने पाए किसी तरह का, इसलिए स्मॉल t ले लेते हैं, चलिए ठीक है। ये स्मॉल t की डायमेंशन क्या हो जाएगी, t हो जाएगी। या इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, m0 l0 और t, m0 l0 t, m0 l0 और t, ठीक है। चलिए तो ये तो आपकी लेफ्ट हैंड की डायमेंशन होगी। अब डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड भी देखें। डायमेंशंस ऑफ RHS की डायमेंशन देखें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 2 पाई जो है, ये 2 पाई जो है ये एक कांस्टेंट है। अभी हम लोग देख लेंगे 4 तरीके की जो है अगर हम कैटेगरीज बनाएं तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं कि वो डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। कुछ वेरिएबल्स ऐसे होंगे जो डायमेंशनलेस होंगे, ठीक है। कुछ कांस्टेंट ऐसे होंगे जिनकी डायमेंशन भी होगी, डायमेंशनल फार्मूला बनेगा जिनका, और कुछ वेरिएबल्स होंगे जिनकी डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो यहाँ पर 2 पाई है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसके डायमेंशन को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर क्या है कि L का डायमेंशन बटे G का डायमेंशन, ठीक है, L का डायमेंशन बटे G का डायमेंशन, इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो अंडर रूट लगा हुआ है तो देखिए कैसे क्या करेंगे इसको, की डायमेंशन ऑफ L लिखो, L की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, L की डायमेंशन तो L हो गई, ठीक है, और G की डायमेंशन L t माइनस 2 हो गई, और इसके ऊपर पावर लगी हुई है 1/2। तो देखो L से L कैंसिल हो गया और t ऊपर आएगा तो t स्क्वायर हो गया, और इसके ऊपर पावर 1/2 है तो 2 से 2 कट गया तो पावर हो गई t। डायमेंशन कितना है, t। या इसको ऐसे लिख सकते हो m0 l0 t। तो अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन है वो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि हम कोई फार्मूला आपको फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है,
कोई एक फिजिकल क्वांटिटी जो कुछ अन्य दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। देखिए यहाँ पर क्या है, टी जो है फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम पीरियड, और एल एक फिजिकल क्वांटिटी है, जी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, एल, जी और टी। इनके बीच का ये रिलेशनशिप ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ये रिलेशनशिप वैलिड है या नहीं वैलिड है, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो इस करेक्टनेस की हम चेक करेंगे, जांच कर लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड की डायमेंशन को लिखा, फिर राइट हैंड की डायमेंशन को लिखा, देखा दोनों डायमेंशन बराबर आ रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों के बराबर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे अभी हम यहाँ पर देखें कि 2 पाई डायमेंशनली इसका डायमेंशन नहीं होता है, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें और आएंगी जिनमें कि हम लोग चेक करेंगे। देखो, जब हम करेक्टनेस चेक कर रहे होंगे तो हमें कुछ विशेष ध्यान रखने हैं। क्या क्या नोट आप रखिएगा। पहला पॉइंट देखिए, हमेशा ध्यान रखें कि अगर कहीं पावर्स लगी हुई है, पावर्स आर डायमेंशनलेस, जैसे 10 टू दी पावर या कोई और पावर लगी हुई है, तो वो जो है हमारी डायमेंशनलेस होंगी। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है साइन थीटा, कोई फॉर्मूले में आता है साइन थीटा आ जाए, ई टू दी पावर थीटा आ जाए, कॉस थीटा आ जाए, ठीक है, इस तरह के टर्म्स आते रहते हैं, लॉग थीटा आ जाता है। तो ये इस तरीके के टर्म्स आते हैं अगर, तो ये क्या देते हैं, ये डायमेंशनलेस वैल्यू देते हैं, गिव्स डायमेंशनलेस वैल्यू। ठीक है, तो डायमेंशनलेस वैल्यू देते हैं। ठीक है, क्योंकि थीटा जो है वो डायमेंशनलेस होगा, इस वजह से। तीसरी बात देखिए, अगर क्वांटिटीज जो है, क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज आपको दी गई और दोनों क्वांटिटीज की डायमेंशंस अगर एक समान है तो उनको हम आसानी से जोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर कोई दो क्वांटिटीज हैं और दो क्वांटिटीज जो है उनकी अगर डायमेंशंस एक समान है, सेम डायमेंशंस की हैं, तो उन्हें हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, we can add or subtract same dimensions in, yeah, usually subtract quantities having same dimensions। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज दी गई आपको और दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस एक समान हैं, तो उन क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है जब हम डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे होंगे। तीनों जो यूजेस हैं जब हम देख रहे होंगे, इनकी हम जब आपको कोई एग्जांपल दिया जाएगा और उसकी एनालिसिस करनी होगी, तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं।
check दूसरा एग्जांपल है टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ v इज इक्वल टू u प्लस ए। सिंपल एग्जाम्पल लिया है ताकि आसानी से समझ सके, कंसेप्ट को समझ सके, बाकी फिर एग्जाम्पल हम लोग करते रहेंगे। तो इसको हम देखें, यहाँ पर हमने कहा गया है कि v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है और t टाइम है। यानी क्या है कि कोई पार्टिकल है जो u इनिशियल वेलोसिटी से मूवमेंट शुरू करता है, ठीक है, चलना प्रारंभ करता है, और t समय के पश्चात उसकी a एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी v हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए इक्वेशन बनती है v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि डायमेंशन ऑफ, पहले हम देखें डायमेंशन ऑफ v। तो v की डायमेंशन क्या हो जाएंगे, v वेलोसिटी है तो l t माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशन देखिए यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है, राइट हैंड साइड में दो टर्म्स हैं। तो अब हम एक टर्म की इसकी डायमेंशन निकाल चुके हैं, इसकी डायमेंशन निकालें, इसकी डायमेंशन निकालें। तो डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू, देखो चूंकि ये भी वेलोसिटी है, इसका भी डायमेंशन यही होगा, एल टी माइनस 1 होगा। इसी तरह से डायमेंशंस ऑफ ए टी की डायमेंशन निकालें। तो इसमें क्या होगा कि डायमेंशन ऑफ ए और मल्टीप्लाई कर देंगे डायमेंशन ऑफ टी से। तो स्मॉल टी की डायमेंशन हो गई टी और ए की डायमेंशन हो गई एल टी माइनस 2। तो इससे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तो इस तरीके से देखें तो क्या हो रहा है कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी हो गया, ए टी है। तो डायमेंशन ऑफ ए टी है, u v और ए टी की डायमेंशन एक समान है, तो हम ये कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है यानी कि u फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, देखो इसको फर्स्ट टर्म मान लें और इसको सेकंड टर्म मान लें। तो डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डायमेंशन ऑफ इज इक्वल टू लिख लें, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सेकंड टर्म, या इसको ऐसे कह सकते हो कि डायमेंशन ऑफ LHS बराबर RHS, ठीक है। क्योंकि अभी हमने कहा था कि डायमेंशंस दो क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन एक समान है, उनको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो उसकी डायमेंशन भी वही होगी जो अलग अलग टर्म की डायमेंशन थी। जो डायमेंशन u की थी वही AT की है, तो अब हम इनको जोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब है u प्लस AT की डायमेंशन भी वही होगी जो u की होगी या AT की होगी, ठीक है। तो हम इस तरह कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ LHS बराबर डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सेकंड टर्म। तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ LHS बराबर डायमेंशन ऑफ RHS। तो इस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे। अब देखिए ये दूसरा जो दूसरा यूज था वो क्या था कि अगर हमें ये पता हो कि कोई भौतिक राशि कुछ राशियों अन्य राशियों पर निर्भर करती है, यानी कि एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो कई और फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो हम उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। to establish relationship between physical quantities using dimensional analysis या dimensional formula। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है
कि अगर मान लीजिए एक कोई सिंपल पेंडुलम लेके चलते हैं, सिंपल पेंडुलम है और सिंपल पेंडुलम जो है का टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम स्मॉल टी डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन नंबर एक मास ऑफ बॉब, जो बॉब होता है उसका मास स्मॉल एन हो गया, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी लगी हुई है, धागा लगा हुआ है, स्ट्रिंग की लेंथ स्मॉल है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमने अंदाजा लगाया कि एक ये देखिए सिंपल पेंडुलम है, ये एक धागे से बंधा हुआ है, एक बॉब है, इसको थोड़ा सा लेकर के आया इधर और छोड़ दिया तो ये ऑसिलेट करने लगेगा, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। तो जब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड स्मॉल टी हम कहेंगे। तो देखिए ये एक हमें जो दिखाई दे रहा है कि इसकी एक तो लंबाई हो सकता है, इस लंबाई पर निर्भर करता हो, इसका मास होगा तो मास mg, भार नीचे की तरफ होगा, ठीक है, तो mg पर निर्भर कर सकता है, m पर और g पर निर्भर कर सकता है, अलग अलग इसलिए हमने माना है m और g। तो इस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई सिंपल पेंडुलम है और उसका टाइम पीरियड वो मास बॉब के मास पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g पर निर्भर करता है। तो फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना है आपको, कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि हमने क्या कहा क्वेश्चन के हिसाब से कि टी जो है वो डिपेंड करता है मास पर, लेकिन मास जो बॉब का मास है उस पर कितनी घात लगाएंगे ये आपको अभी आइडिया नहीं है, कितनी घात होगी ये नहीं पता है, कितनी पावर्स लगाएंगे ये आपको नहीं पता। तो हम मान लेते हैं कि ये जो टी है वो m टू द पावर a पे डिपेंड करता है, जहाँ पर a क्या हो गई, डायमेंशन ऑफ m हो गई, ठीक है, यानी m कितने गुना है तो m पावर्स में जाएगा। इसी तरह से t को हमने मान लिया कि l पे डिपेंड करता है, l पे डिपेंड करता है, तो l की कितनी पावर्स लगाएंगे ये आपको अभी आइडिया नहीं है। तो मान लीजिए कि वो अगर हम कोई फार्मूला एस्टेब्लिश करेंगे तो वहाँ पर l की पावर जो है वो b आएगी, फॉर एग्जांपल b आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम कहें कि स्मॉल g है तो g के ऊपर हम c पावर मान लें, क्योंकि ये नहीं पता है कि g ऊपर लगेगा या नीचे आएगा या कितनी पावर होगी, स्क्वायर में होगा या अंडर रूट में होगा या क्यूब रूट में होगा या क्यूब में होगा, तो अभी हमें आइडिया नहीं। तो हम ये कहेंगे कि t जो है वो मास पे डिपेंड करता है, लेकिन कितनी मात्रा में डिपेंड करता है ये अभी हमें पता नहीं है, हम डायमेंशनल एनालिसिस से पता कर लेंगे। तो हमने पहले मान लिया कि जो इसके ऊपर जो है मास जो है वो m टू द पावर a के बराबर, इसमें जो है t जो है डिपेंड करेगा m टू द पावर a पर, और t डिपेंड करेगा l टू द पावर b पर, और t डिपेंड करेगा l टू द पावर g टू द पावर c पर। तो हम ये कह सकते हैं अगर कंबाइन करके लिखें तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, l टू द पावर b और g टू द पावर c हो गया, ठीक है। तो इक्वालिटी कांस्टेंट लगा दें तो कैपिटल के लिख लें, कांस्टेंट के लिए स्मॉल m टू द पावर n, a टू द पावर b, g टू द पावर c। ये जो k है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब अगर हम ये कहें कि ये टाइम पीरियड इन तीनों क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब है कि जो डायमेंशन t की होगी वही डायमेंशन राइट हैंड साइड की भी होगी, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर होगी, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन लिखेंगे फिर राइट हैंड साइड की डायमेंशन लिखेंगे। देखो डायमेंशन ऑफ टी, ये क्या हो जाएगा, टी टाइम पीरियड है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है, पावर 8 हो जाएगी। इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड में लें डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, या इसको LHS कह सकते हैं,
LHS की जो डायमेंशन है वही t की डायमेंशन, इसलिए t लिख दिया है। तो RHS की डायमेंशन देखिए लिखते समय क्या होगा, k क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशनलेस होता है, इसको हम हटा दें। तो यहाँ पर डायमेंशन क्या करेंगे, m की डायमेंशन m की पावर a हो गया, ठीक है, m की पावर a हो गया। तो मास के लिए हम कैपिटल M का इस्तेमाल करते हैं, तो कैपिटल M की पावर a हो जाएगा। उसके बाद लेंथ है, तो लेंथ के लिए हम लोग कैपिटल L का इस्तेमाल करते हैं, तो L की पावर b हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। और g है, तो g के लिए देखिए क्या होता है, g होता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ये एक्चुअली एक्सेलरेशन का ही इसमें डायमेंशन आएगा। तो L t माइनस 2, LT-2 और इसकी पावर c हो जाएगी, टू द पावर c, g के ऊपर पावर, g का डायमेंशन ये हो गया, डायमेंशनल फार्मूला, उसके ऊपर c लगा दिया। तो क्या हो जाएगा, ये m की पावर a, l की पावर b, और यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, b प्लस c, l की पावर c यहाँ से जुड़ेगा, तो b प्लस c हो गया। इसी तरह से t की पावर में -2c, t की पावर -2c। तो हमें क्या करना है कि डायमेंशन जो RHS है वो LHS की डायमेंशन के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ जो T है, ठीक है, वो बराबर होगा इसके। अब देखो डायमेंशन ऑफ T है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका हमने बताया था आपको कि m की पावर 0 लिखेंगे, इसको m की पावर 0 लिखेंगे, l की पावर 0 लिखेंगे और t की पावर 1 है, यहाँ पर m की पावर 0 है, l की पावर 0, t की पावर 0। तो ये क्या है कि अगर डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन, तो दोनों तरफ की डायमेंशंस बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड की डायमेंशन लिख ली, राइट हैंड की डायमेंशन लिख ली। तो डायमेंशनली चूंकि करेक्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिस एक समान है, आधार एक समान है, तो इनके पावर्स कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग पावर्स, तो m की पावर यहाँ पर 0 है, ये डायमेंशन m की 0 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड की साइड में डायमेंशन कितनी है, a बराबर 0 बराबर a है। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं कि a जो है वो 0 के बराबर है, लिख सकते हैं आसानी से, a = 0 है, तो a बराबर 0 हो गया। दूसरा देखिए ये वाली जो पावर है ये l की पावर के बराबर, यानी कि जो l की डायमेंशन है लेफ्ट हैंड की राइट हैंड के बराबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं b प्लस c की वैल्यू 0 के बराबर है। तीसरी बात, लेफ्ट हैंड साइड में t की पावर 1 है, या t की डायमेंशन 1 है, और राइट हैंड साइड में t की पावर -2c है, तो -2c विल बी इक्वल टू 1, इससे निकलेगा c = -1/2। अब c की वैल्यू अगर हम इसमें रख दें, इस इक्वेशन में रख दें, तो b की वैल्यू आएगी b +1/2 आ जाएगा। देखो b -1/2 आएगा, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो b = 1/2 हो गया। और यहाँ से a बराबर 0 दिया होगा, तो डायमेंशंस क्या आ गई, a बराबर 0, b = 1/2 और c = -1/2। तो ये डायमेंशंस निकल आई, a b c की वैल्यूज निकल आई। तो अब देखिए हम इसकी वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो वैल्यू रखें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जरा देखिए, इस वाले फॉर्मूले में मान रखिए, ये वाली इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लीजिए। तो फॉर्मूला बनेगा t = k, m की पावर 0 हो गई, m हट जाएगा, 0 का मतलब 1 हो गया, m की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। और l की पावर 1/2 हो गया, और g की पावर -1/2। तो हम ये ऐसे कह सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, g की पावर 1/2, या इसको अलग से ऐसे लिखिए कि t = k √L/g। अब देखो ये फॉर्मूला एस्टैब्लिश कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये k था, डायमेंशनल जो आपका जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी यहाँ पर है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की हम कांस्टेंट जो है वो डायमेंशनली इसको वैल्यू को ज्ञात नहीं किया जा सकता। डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग k का मान ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मान प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकली या मैथमेटिकली कह सकते जो ज्ञात किया गया वो वैल्यू होती है 2 पाई। तो अगर हम एक्चुअल फार्मूला लिखें तो ये हो जाएगा 2 पाई √L/g, ठीक है। तो ये फार्मूला एस्टैब्लिश हुआ, t = 2 पाई √L/g। तो ये फार्मूला हमने कहाँ से निकाला, डायमेंशनल एनालिसिस करके निकाला है
और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल किया कि लेफ्ट हैंड की डायमेंशन राइट हैंड की डायमेंशन के बराबर होंगी, और अगर ऐसा है तो t का मान 2 पाई अंडर रूट L/g के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई है जो कि कई अन्य फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, तो हम उनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये तो आपका जो था दूसरा यूज़ था। इसमें अगर हम चाहें तो एक आधा एग्जाम्पल और कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई फोर्स है, चलिए इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं इसको, लिखिए फिर मिटा देते हैं। ठीक है, मिटाएं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो कोई लिक्विड है, मान लीजिए कोई लिक्विड है, बीकर में लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड है, और इस लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो ईटा है, ईटा विस्कोसिटी है, और एक ये कोई m मास का कोई बॉल है और वो मूव करता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस पर एक फोर्स F एक्सर्ट होगा, ठीक है, फोर्स F एक्सर्ट होगा और जो कि मोशन का विरोध करेगा बॉल का। तो जो F फोर्स है वो देखिए कहा गया है कि डिपेंड करता है, जो F है, F निर्भर करता है विस्कोसिटी पे, F निर्भर करता है वेलोसिटी पे, F निर्भर करता है जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है ना, रेडियस जिसको आप कह सकते हो, जो स्फेरिकल बॉल है, सॉरी ये जो क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, आप उसको समझिए। एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r दिया गया है, ठीक है, स्मॉल r रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। एक लिक्विड में जो है मूव करता है ना, मूव्स इन लिक्विड, ऑफ विस्कोसिटी, ईटा विस्कोसिटी का कोई लिक्विड है उसमें मूव करता है। तो लिक्विड अपोजेस, लिक्विड अपोजेस बाय फोर्स F, F फोर्स से लिक्विड जो है उसके मोशन को अपोज करता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स F है, फोर्स F डिपेंड्स ऑन नंबर 1 विस्कोसिटी, विस्कोसिटी हो गया ईटा, ईटा पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, F डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ स्फीयर, ऐसा माना गया, ठीक है। F डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मोशन, जो भी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, स्फीयर की जो स्पीड कह सकते हो, वेलोसिटी है तो बल्कि इसको स्पीड कह सकते हो, है ना, स्पीड कह लो यहाँ पर,
स्पीड और वेलोसिटी में हम आपको अंतर आगे चल के बताएंगे भी। जब वेक्टर्स पढ़ाएंगे तो आपको स्पीड और वेलोसिटी दोनों डिटेल पढ़ाएंगे कि क्या अंतर होता है दोनों में, ठीक है। तो स्पीड हो गया v पे डिपेंड करता है। तो अब इसके बीच में रिलेशनशिप आपको एस्टेब्लिश करना है। तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि f जो है वो डिपेंड करता है ईटा पर। अब ईटा की कितनी पावर लेंगे ये आपको अभी पता नहीं, तो इसको आप a ले लीजिए। इसी तरह से f डिपेंड करता है r पे, तो r की कोई आप पावर ले लीजिए, ठीक है। r की पावर मान लीजिए b है, और इसी तरीके से f की पावर जो है वो v पे डिपेंड करता है, तो v की पावर c ले लीजिए। तो इसको हम ऐसे सिंपली लिख सकते हैं f इज इक्वल टू k ले लो, या कोई और आपको कांस्टेंट अच्छा लगे तो वो c लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। तो ईटा की पावर a, r टू द पावर b और v टू द पावर c, ये फॉर्मूला आपने निकाला, ये होना चाहिए। अब क्या है कि डायमेंशनली करेक्ट अगर है तो लेफ्ट हैंड की डायमेंशन राइट हैंड की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग आइए निकालते हैं, नोट कर लीजिए स्क्रीन पर। चलिए तो आप LHS की पहले निकाल लेते हैं। LHS डायमेंशन, LHS में क्या है, डायमेंशन ऑफ f है, तो डायमेंशन ऑफ f है, f की डायमेंशन क्या होगी m l t माइनस 2, मैंने बताया था आपसे याद रखना है इसको, m l t माइनस 2। राइट हैंड में आ जाए, RHS में आ जाए, तो देखिए कांस्टेंट k है, k की डायमेंशन तो हम लेंगे नहीं। फिर उसके बाद ईटा की डायमेंशन, ठीक है, ईटा की डायमेंशन निकाल के उसके ऊपर पावर a लगा देंगे। फिर उसके बाद r की डायमेंशन लेंगे, उसके ऊपर पावर b लगा देंगे, और वेलोसिटी की डायमेंशन लेंगे, उसके पावर c लगा देंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है इसकी डायमेंशन होती है m l माइनस 1 t माइनस m l माइनस 1 और t टू द पावर माइनस 1, m l पावर माइनस 1 t की पावर माइनस 1 हो गया, ठीक है। याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, अलग से आपसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालने का डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाता है सर। ये r है, r जो है वो लेंथ होती है, लेंथ की डायमेंशन होगी तो r की पावर b हो जाएगी, यहाँ पर a हो जाएगी। इसी तरह से v वेलोसिटी तो l t माइनस 1 टू द पावर c हो गई, निकालिए आगे, ठीक है। तो इससे अगर देखें तो m की पावर a हो गई, अगर हम ब्रैकेट खोलें तो m टू द पावर a हो गया, और l की पावर देखिए माइनस a यहाँ से आया, यहाँ से प्लस b हो गया, और यहाँ से प्लस c हो गया, ठीक है। t टू दी पावर माइनस a यहाँ से हो गया, यहाँ से 0, यहाँ से माइनस का c हो गया। तो अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड में अगर हम डायमेंशन लेफ्ट हैंड राइट हैंड की बराबर होनी चाहिए, तो m l t माइनस 2 डायमेंशन कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 1 हो गया, a इज इक्वल टू 1 हो गया, माइनस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1 हो गया, और माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस a माइनस c, ठीक है, ये हो गया। प्लस कर दें इसको, देखिए यहाँ से a की वैल्यू 1 यहाँ रख दीजिए, तो c बराबर हो जाएगा, c बराबर 1 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 1 हो गया। c की वैल्यू 1, और यहाँ पर माइनस 1 प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कट गया, तो b इज इक्वल टू हो गया 1, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो a b c है तीनों की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा k ईटा टू द पावर 1 r टू द पावर 1 और v टू द पावर 1, यानी कि f इज इक्वल टू k ईटा r v। अब k कांस्टेंट है जो कि डायमेंशनली इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो प्रैक्टिकली जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग रखते रहेंगे। तो फार्मूला क्या हो गया कि जो फोर्स लगेगा स्फीयर पे, उस स्फीयर पे फोर्स जो लगेगा वो F का मान k ईटा r v के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, ये तो दूसरा हमारे पास जो यूजेस था उसको हमने देखा कि अगर इस्टेब्लिश करना हो रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं किसी एक फिजिकल क्वांटिटी
कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ में। ठीक है, अब चलिए तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा यूज़ क्या था? तीसरा यूज़ ये था कि अगर एक यूनिट सिस्टम से दूसरी यूनिट सिस्टम में अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? देखो, ठीक है, टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशनशिप ने एस्टैब्लिश कर लिया और उसके बाद जो है हम लोगों ने चलिए अब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ को या यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि अगर हम बात करें कि कल हमने देखा था जो लेक्चर नंबर 3 में यूनिट एंड डायमेंशन 03 में कि अगर स्पीड है तो स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा स्पीड की वैल्यू। अब ये डिस्टेंस चाहे किलोमीटर में हो, चाहे मीटर में हो, ठीक है, और चाहे सेंटीमीटर में हो, टाइम चाहे सेकंड में हो, मिनट में हो या आवर्स में हो, ठीक है, लेकिन हमेशा डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया जाएगा। एक तो ये बात समझी थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखा गया है कि अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम को अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पर मीटर पर सेकंड में लिखते हैं, तो मान लीजिए x1 वैल्यू आती है इसकी, कोई x1 वैल्यू आती है और मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई। लेकिन अगर हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे, तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो चेंज हो जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे हम बात करें कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 × 18 कर देंगे, है ना, 5.18 कर देते हैं। ऊपर जो है देखिए 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 60 × 60 करेंगे, 60 से 60 डिवाइड हो जाएगा और ये काट पीट करके, तो इस तरीके से क्या होता है कि अब वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसकी वैल्यू यहाँ पर जो अभी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, यूनिट चेंज होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम किलोमीटर पर आवर करेंगे स्पीड को, तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है, अब इसको अगर हम मान लीजिए किलोमीटर प्रति मिनट में निकालते हैं तो यहाँ पर वैल्यू और तीसरी कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमेशा क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी यूनिट, ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा बराबर होगी। स्पीड अगर हमने कोई कही है तो वो स्पीड बराबर होगी, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, अलग अलग यूनिट सिस्टम में उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका तरीका अलग हो जाएगा, लेकिन हमेशा क्या होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, और इनटू यूनिट ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक है। यानी अगर यूनिट चेंज करोगे तो यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी, अगर आप वैल्यू चेंज करोगे तो यूनिट चेंज हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो इससे हम ये एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि n1 मान लीजिए यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो n1 न्यूमेरिकल वैल्यू है वो u1 यूनिट सिस्टम में है, तो इसकी वैल्यू जो है n2 न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय u2 यूनिट सिस्टम के बराबर होगी, यानी n1 u1 n2 u2 होगा, ठीक है। तो इससे देखिए n2 की वैल्यू अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है दूसरे सिस्टम के लिए तो हम ये लिख सकते हैं n2 n1, ठीक है, n1 u1 बटे u2, यानी कि यूनिट है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, n1 u1 अपॉन u2। अब देखो अगर मान लीजिए डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ पर हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो डिस्टेंस को जो फार्मूला होगा, डायमेंशनल फार्मूला होगा वो L होगा,
और टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टी होगा। तो इससे हम लोगों ने देखा कि जो इसकी वैल्यू आई वो m0 l और t -1, ठीक है। ये एक जनरल जो वैल्यू आएगी वो किसी भी सिस्टम में हो तो ये m(l(t-1) के रूप में, m0 l(t-10) के रूप में रहेगा। अब वो अगर यहाँ पर m की वैल्यू किलोग्राम में होगा तो m किलोग्राम में होगा, अगर यहाँ पर हम ग्राम में लिखेंगे तो ये चेंज हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए पहले यूनिट सिस्टम में U1 सिस्टम में कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए डायमेंशनल फार्मूला m1 L1 और T1 के बराबर है, ठीक है, m1 L1 और T1 है। और दूसरे यूनिट सिस्टम में जो इसका डायमेंशनल फार्मूला आया m2 L2 और T2 के बराबर है, तो क्या होगा कि जो m2 की वैल्यू होगी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं n1, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो m1 अपॉन m2, ठीक है, m1 अपॉन m2। अब देखो यहाँ पर पावर जो है वो हो सकती है कि a पावर हो या b पावर हो या a पावर हो, ठीक है, इस पे b पावर हो, इस पे c पावर हो, यहाँ पर a पावर हो, b पावर हो, c पावर हो, पावर नहीं चेंज होगी। देखो यहाँ पर m की पावर अगर 0 है तो किसी भी सिस्टम में ले जाएंगे यूनिट सिस्टम में तो उसकी पावर वही रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर पहले यूनिट सिस्टम में m की पावर a है तो दूसरे यूनिट सिस्टम में भी m की पावर a रहेगी, ठीक है। डायमेंशन चेंज नहीं होगी, ठीक है, बेस चेंज हो जाएगा, बेस चेंज होगा लेकिन डायमेंशन चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 की पावर a और L1 अपॉन L2 टू द पावर b और T1 अपॉन T2 टू द पावर c। ये फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं यूनिट को चेंज करने के लिए। कैसे करते हैं जरा इसका एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे, ठीक है। m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b, T1 अपॉन T2 की पावर c, ठीक है। बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फोर्स। चलिए एक फोर्स का एग्जाम्पल लेते हैं और इसे समझते हैं। कहते हैं फोर्स जो है, 1 न्यूटन फोर्स कन्वर्ट करना है आपको, 1 न्यूटन फोर्स को डाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स, कन्वर्ट करिए 1 न्यूटन फोर्स को इनटू डाइन। देखो डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, और न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट है, ठीक है। ये एसआई यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है, ठीक है। तो 1 न्यूटन फोर्स को डाइन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे देखिए। चलिए हमें पता है कि m2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 टू द पावर a और L1 अपॉन L2 टू द पावर b, T1 अपॉन T2 टू द पावर c के बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, इस तरह के सवालों में एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। एक चार्ट बनाते हैं इस तरह से। मान लीजिए यूनिट सिस्टम 1 है, यूनिट सिस्टम 1 ले लीजिए और ये यूनिट सिस्टम 2 ले लीजिए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू n1 यहाँ पर क्या है, n1 है 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन है तो n1 1 हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पर n2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, n2 की वैल्यू आपको नहीं पता है कितने डाइन होगा। यहाँ पर अगर हम मास की बात करें तो m जो होगा, m1 जो होगा वो क्या होगा, किलोग्राम में होगा, ठीक है। यहाँ पर मास किसमें होगा, ग्राम में होगा, ठीक है, ग्राम में होगा।
इसी तरह से L1 जो होगा इस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में न्यूटन चूंकि है तो एसआई सिस्टम में L1 जो होता है वो मीटर में होगा, और L2 क्या होगा, ये सेंटीमीटर में होगा। इसी तरह से टाइम T1 जो है वो सेकंड में होगा, और यहाँ पर T2 भी सेकंड में। ठीक है, तो अब देखिए इस फॉर्मूले का मान इसमें रखें, ये वैल्यूज को इसमें रखें। तो N2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा, N1 की वैल्यू 1 हो गई, M1 में क्या लिखेंगे, किलोग्राम लिखेंगे, किलोग्राम लिखेंगे, यहाँ पर ग्राम लिखेंगे टू द पावर ए का मतलब यहाँ पर देखिए अभी चलिए ए लिख लेते हैं, अभी फार्मूला देखेंगे। उसके बाद क्या है कि एल लेंथ मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, और इसकी पावर b है। इसी तरह से टाइम जो है वो सेकंड बटे सेकंड की पावर c है। ठीक है, चलिए अब ये यहाँ पर फॉर्मूले की बात करें तो क्या हो रहा है, ये फोर्स के लिए कहा गया है। न्यूटन किसका मात्रक है, फोर्स का मात्रक है। तो फोर्स के लिए जो फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, फोर्स के लिए क्या होगा, फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो mL/t-2 हो गया। तो इससे अगर देखें तो A बराबर हो गया 1, B बराबर हो गया 1 और C बराबर हो गया -2। ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम और ग्राम, यहाँ नीचे ग्राम है, तो अगर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 ग्राम बटे ग्राम, और पावर कितनी हो जाएगी, A1। ठीक है, इसी तरह से मीटर है तो 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो ये कर देंगे 1 मीटर बराबर 100 से, और पावर कितनी हो जाएगी 1। अब देखो सेकंड से सेकंड कट गया, 1 के ऊपर चाहे जितनी पावर लगाओ तो 1 हो जाता है। तो इससे देखिए ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो कितना आया 1000 गुणे 100 यानी कि 10 की घात 1 2 3 4 5, 10 की घात 5। तो ये किस में होगा, ये डाइन में होगा, इसको हम डाइन, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपने निकाली। ठीक है, 10 टू द पावर 5 होगी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, ये जो आपका जो नीचे ये वाला जो आया यूनिट जो है, यूनिट सिस्टम है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, इसमें जब फोर्स की यूनिट फाइंड करते हैं तो वो डाइन कहलाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। इस तरह से आंसर लिखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा और एग्जांपल लेकर के देखते हैं, या ऐसे लिख सकते हो 10 टू द पावर 5 डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन, क्योंकि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 के बराबर था, तो वैसे आप लिख सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, नोट कर लीजिए, फिर एग्जांपल लिखते हैं। चलिए 1 कैलोरी को कन्वर्ट करते हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अगर ये दिया हुआ है 19 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर, और इसे कन्वर्ट करना है डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब में। डाइन आप सीजीएस यूनिट है, दोनों सीजीएस यूनिट है। देखिए कैसे करेंगे। तो यंग्स मॉडुलस जो होता है उसके लिए अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला इसमें फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो न्यूटन अगर हम बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है इसका यूनिट यंग मॉडुलस का। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला। अगर आपको y का लिखना हो तो आप लिखोगे न्यूटन का क्या हो जाएगा mL/t-2 और अपॉन L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mL टू द पावर -1 t टू द पावर -2। तो ये यंग मॉडुलस के लिए डायमेंशनल फार्मूला है, इसको हम अलग नोट कर लेते हैं mL-1 t
2 एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। अब देखो एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में, या नया सिस्टम कह सकते हो, न्यू सिस्टम है या सीजीएस सिस्टम है, उसमें हम देखें तो एसआई सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो दी हुई है कितनी, 19 इंटू 10 टू द पावर 10। ठीक है। मास जो m1 होगा वो होगा किलोग्राम में, लेंथ जो होगा वो मीटर में होगा, और टाइम जो होगा वो सेकंड में होगा। यहाँ पर n2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। मास जो है वो ग्राम में होगा, m2 ग्राम में होगा, लेंथ जो है वो L2 जो है वो सेंटीमीटर में है, और टाइम सेकंड में है। देखिए तो वैल्यू रखें तो n2 इज इक्वल टू 19 इंटू 10 टू द पावर 10। ठीक है। m1 कितना था, किलोग्राम बटे ग्राम, किलोग्राम बटे ग्राम, और पावर कितनी है 1। यहाँ से देखिए पावर a बराबर कितना है, यहाँ अलग ही लिख जाए यहाँ पर कहीं पर कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर पावर 1 लगेगी, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा मीटर अपॉन सेंटीमीटर और टू द पावर -1, और सेकेंड अपॉन सेकेंड टू द पावर -2। तो वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, 19 इंटू 10 टू द पावर 10, 19 इंटू 10 टू पावर 10, और 1 किलोग्राम बटे ग्राम करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अभी पिछले एग्जाम्पल में किया था, 1000 हो जाएगा, पावर 1 है तो 1000 रहेगा, और m अपॉन ये हो जाएगा 1/100। देखो ये 1/100 हो जाएगा क्योंकि पावर -1 में है। तो 100 बटे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर तो 100 अपॉन, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर करें 1/100 जाएगा। तो ये देखिए 2 पावर यहाँ से कट गए तो 10, तो 19 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 19 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 19 इंटू 10 टू द पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। 19 इंटू 10 पावर 11 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये हमने आज देखे यूजेस जो है डायमेंशनल एनालिसिस के, और डायमेंशनल फार्मूले के क्या क्या यूजेस हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखी, ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, ये सारे टॉपिक देखे। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके एग्जांपल्स लेकर के हम अलग से बाद में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम खूब सारे एग्जांपल्स लेंगे। यहाँ पर जो उद्देश्य था कि आप टॉपिक को समझ सकें, कंसेप्ट को समझ सकें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे। चलिए थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।